बेसिकली एक्स रेज टू पावर एन का हो रहा है, बट पीछे dx पता नहीं क्यों आ गया। ये dx एक इंफॉर्मेटर है, ये दो बातें बताएगा। पहले तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होगा क्या, दिस पावर में 1 ऐड कर दिया, न्यू पावर से डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ x टू द पावर 10 होता तो आंसर आता x रेज टू पावर 11 डिवाइडेड बाय 11। x टू पावर 6 होता, आंसर आता x रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 7। इज इट क्लियर? सर ये यस सर। फॉर्मूला है एक। हाँ जी, ये इसका फॉर्मूला है, और ये कहां से आया ये मैथ्स के भैया बताएंगे। ओके। अब आगे चले, मेन इशू है ये dx क्यों लगा है। dx दो इंफॉर्मेशन दे रहा है। पहली तो ये कि अभी तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लिखा x रेज टू पावर n, मैंने आपको बोला x टू द पावर 6 x रेज टू पावर 10 का इंटीग्रल बताओ। कल को क्या होगा, यहाँ ना दो दो चीजें आ जाएंगी, y इंटू एक्स टू द पावर 6। अब y और x आज तक हमारे लिए दोनों वेरिएबल थे। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में से कांस्टेंट को बाहर किया जाता है, वेरिएबल को अंदर रखा जाता है। हमारे लिए x एंड y, l, s ये सब वेरिएबल होते हैं। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इंटीग्रेशन किस वेरिएबल का होना है। मान लो यहां लिखा हुआ है y इंटू एक्स और पीछे लिखा हुआ है dx, तो dx कहता है भाई मेरे लिए ना x वेरिएबल है, y को बाहर करो। और अगर y इंटू एक्स लिखकर पीछे लिखा हुआ हो dy, तो y अंदर रहेगा, x बाहर चला जाएगा। अभी हम रट रहे हैं, बाद में हम प्रैक्टिकली समझेंगे। dx gives us two information, number one who will remain inside, who will go outside। जो dx है तो x की टर्म्स अंदर रहेंगी, बाकी सब बाहर चली जाएंगी। अगर dp है, p की टर्म्स अंदर रहेंगी, इवन x की होंगी तो वो भी बाहर चली जाएंगी। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि ये dx, dp, dl, dm क्या बताएगा। यस सर। बोलिए, Yes, फिर sir. रिपीट कर दो क्या बताएगा। अगर यहाँ पर dm होता तो क्या होता। सर अगर यहाँ पे डी एम होता तो वो कह रहा है कि एम वेरिएबल है और हमें उसकी इंटीग्रेशन करनी है। हाँ, उसके साथ चाहे x टू द पावर 6 क्यों ना लिखा हो, उसको उठाकर बाहर ले जाओ। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज दिस। सेकंड, मेरे को एक ये कर्व है, मेरा कर्सर चल रहा है, कर्सर दिख रहा है सबको घूमता हुआ। यस सर। ये कर्सर एक कर्व दिखा रहा है, तो मुझे इस कर्व का इंटीग्रेशन करना है और एरिया निकालना है। पर भाई कहाँ, कर्व तो इधर इंफिनिटी से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाती है, हमें कहां तक कितने पोर्शन का एरिया चाहिए। मेरे को बॉडी की एवरेज वेलोसिटी पिछले 10 सेकंड से अगले 15 सेकंड्स की चाहिए, या मेरे को बॉडी की वेलोसिटी अभी से नेक्स्ट 80 सेकंड्स की चाहिए। जो भी चाहिए उसको हम यहाँ लिमिट्स में लिखेंगे। मान लो मैं कल को कहता हूं इंटीग्रेशन के सम में वेलोसिटी निकालो फ्रॉम नाउ टिल 80 सेकंड्स, तो नाउ मींस टाइम इज 0, 80 मींस 80, यहां पर लिखा जाएगा 0 to 80। मैं आपको कहूं पिछले 5 सेकंड्स से नेक्स्ट 40 सेकंड्स तक की वेलोसिटी बताओ, तो यहां लिखा जाएगा -5 और ऊपर लिखा जाएगा 40, और बाद में हम उसको यूज करेंगे। वो क्या करना है वो देखते हैं यहाँ पर। दीज आर कॉल्ड लिमिट्स, जो ऊपर नीचे लिखा जाता है। एक बार फिर अब देखो, एक तो ये साइन हम हर बार लगाया करेंगे, एक साथ में ये वैल्यू लगाई है dx। इस dx का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये dx हमें दो बातें बताएगा। पहले तो ये हमें बताएगा कि इस एक्सप्रेशन में अगर कोई वैल्यू x को कंटेन नहीं करती, बिना x की है, तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी, चाहे वो देखने में वेरिएबल भी क्यों ना हो। उसको इंटीग्रल के साइन से बाहर ले जाएंगे, उसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। दूसरा, dx हमें बताता है कि लिमिट्स x की रखी जाएंगी, इन टर्म्स ऑफ x रखी जाएंगी। ये क्या होगा अभी आगे देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये फार्मूला लेमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं पावर में 1 ऐड कर दो और न्यू पावर से डिवाइड कर दो। पावर में 1 ऐड किया, ये बन गया x4 और नई वाली पावर से डिवाइड कर दिया। प्लस में हमेशा c लगाया जाता है, c रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट को। अभी तक इस इंटीग्रेशन में लोअर और अपर लिमिट नहीं रखी गई हैं, पर इंटीग्रेशन का रिजल्ट एक कांस्टेंट होता है, इसको रिमाइंड करने के लिए यहाँ पर c लिखा गया है। अगर हम इसी को विद इन लिमिट्स करें तो क्या होगा। एक नई चीज आ गई बीच में, सी। ये सी क्या इंडिकेट कर रहा है, सी इंडिकेट, पहले तो एक बात बताओ, में से कोई भी जना जिसको पक्का पता है एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कब होती है। जब उसकी सारे टर्म्स के डायमेंशन जब उसकी सारी टर्म्स की डायमेंशन सेम होती है। अगर इस पूरी स्टोरी को डायमेंशनली करेक्ट रहना है तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन उतनी ही होनी चाहिए जितनी किसकी है,
कांस्टेंट कांस्टेंट की, तो भाई कांस्टेंट की डायमेंशन तो कांस्टेंट है, तो इट मींस ये पूरा रिजल्ट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इट मींस इंटीग्रेशन गिव्स अस अ कांस्टेंट रिजल्ट। मैंने आपके सामने कर्व ड्रॉ कर दी या मैंने आपको एक रेक्टेंगल दे दिया, आप सभी स्टूडेंट्स को उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने को कहा, लेंथ ब्रेड्थ सबके लिए सेम है, तो उसका रिजल्ट सबका सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। एरिया इज ऑलवेज कांस्टेंट विद इन गिवन लिमिट्स, एरिया इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस चीज को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर मैथ्स में क्या लगाया जाता है, सी। अभी तक हमने ऊपर नीचे कोई लिमिट नहीं लगाई और उसको यूज नहीं किया। अगली इस यहाँ अभी मैं लिमिट्स लगाऊंगा, यूज करूंगा, आंसर ऑटोमेटिकली कांस्टेंट बन जाएगा, तब मुझे साथ में कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे dx दो बातें इंडिकेट करता था कि मेरी फैमिली वाले अंदर रहेंगे, बाकी कांस्टेंट है बाहर निकालो। नंबर दो, लिमिट मेरे हिसाब से लगाना। उसी तरह से सी ये इंडिकेट करेगा कि इन इंटीग्रेशन all the things, all the terms are constant. Integration gives us area which is constant. और अगर बाई चांस कैलकुलेट करते करते मेरा आंसर ही कांस्टेंट आ गया तो मुझे सी को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो क्या होगा देखो, द लिमिट इज 1 to 2। पहले तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में 1 ऐड कर न्यू पावर से डिवाइड कर देंगे, x4/4 मॉडुलस लगाएंगे और लोअर और अपर लिमिट को यहां रख देंगे, कांस्टेंट को बाहर ले जाएंगे, अंदर रह गया x4। इसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x के प्लेस पर 2 पुट किया, माइनस लगाएंगे, अब x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे। पहली बार है, थोड़ा अजीब लग रहा है, पर ये इतनी बार एटलीस्ट 500 टाइम्स आप अगले 2 साल में यूज करने जा रहे हो, ये मजाक लगने लग जाएगा आपको। ये x3 का x4/4 कैसे हुआ, किसी को कोई परेशानी है इसमें? नो सर। नेक्स्ट, नो सर। न्यू इंफॉर्मेशन इज मॉड्यूलस। नई नई चीजें, पहले dx आया, इंटीग्रल का साइन आया, फिर c आया, मॉड्यूलस क्या बताता है देखो। इंटीग्रेशन गिव्स अस एन एरिया, और एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है जब आप आगे को बढ़ता है तो क्योंकि रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव लेना है इसलिए हमने पहले से इसके आगे क्या लगा दिया, मॉड्यूलस, और ये लिमिट उठाकर पीछे लगा दी। नेक्स्ट, कांस्टेंट 4 बाहर चला गया, इस वेरिएबल के प्लेस पर पहले अपर लिमिट पुट करो, x के प्लेस पर आ गया 2 4, फिर इस वेरिएबल के प्लेस पर लोअर लिमिट पुट करो, x के प्लेस पर आ गया 1 की पावर 4, और बीच में माइनस। ये बीच में माइनस क्यों, ये इंटीग्रेशन का रूल, ये क्यों, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब आंसर मैथ्स में मिलेंगे। हम यहाँ पर मैथ्स का एप्लीकेशन देख रहे हैं। मैथ्स में आपको इंटीग्रेशन लगभग 1-1.5 महीना पढ़ाया जाएगा, यहाँ हम उसको 10 मिनट्स में निपटा रहे हैं। इसका आंसर देखिए क्या आता है। सर हाँ जी, सर लिमिट्स हमें गिवन होंगी। हाँ लिमिट्स गिवन होंगी, ऑब्वियसली भी कहा जाएगा ना, इस बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट करो, इस बॉडी का डिस्टेंस कैलकुलेट करो 5 सेकंड से 29 सेकंड्स के बीच में, तो 5 सेकंड लोअर एंड 29 सेकंड्स ऊपर रखा जाएगा, इनडायरेक्टली गिवन होगी। आंसर इज 15y। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये जो 15/4 आया है, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में 1 ऐड कर न्यू पावर से डिवाइड कर एक बार फिर देंगे, देख लो, x4/4 मॉडुलस लगाएंगे और लोअर और अपर लिमिट को यहां रख देंगे, कांस्टेंट को बाहर ले जाएंगे, अंदर रह गया x4। इसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x के प्लेस पर 2 पुट किया, माइनस लगाएंगे, अब x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, आंसर इज 15y। 15/4 आ गया। 15/4 इन इटसेल्फ इज ए कांस्टेंट, इसलिए अब यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ से यहाँ तक आपको c दिखाई नहीं देगा। इज इट क्लियर? पर हमें उस स्टेप से कैसे पता चलेगा कि हमारा कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, सुनो, पहली बात तो दिस वाज एकेडमिक्स, तो मैंने आपको सी बताया। हमारे को फिजिक्स में कहीं पर भी सी का यूज नहीं करना, क्योंकि हमें तो हर क्वेश्चन में क्या मिली होगी, लिमिट मिली हुई होगी। ठीक है, जब आप मैथ्स में पढ़ोगे वहां आपके 50% क्वेश्चन में सी चलेगा, 50% में नहीं होगा। आपके इंटीग्रेशन के 2 पार्ट्स होंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट नहीं है, इनडेफिनेट अनिश्चित है, फिक्स नहीं है, ये वाली चलेगी, देन डेफिनेट। बट फिजिक्स में केवल किसका यूज होने जा रहा है, डेफिनेट वाले का। अब एक बार दोबारा बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? कि हमें ऊपर वाले स्टेप से जिसमें हमने सी लिखा था
हाँ हाँ, हमें वहां से कैसे पता चल गया कि 15/4 ही आएगा, तो हमने कांस्टेंट लगाना छोड़ दिया। मैं वो बताया, देखो दो बातें। एक तो पक्का है कि हर एक इंटीग्रेशन के 1 बिलियन क्वेश्चंस में जब लिमिट पुट की जाएंगी, तो लिमिट पुट करने के बाद लिमिट किसकी जगह पुट की जाएगी, मेरी लैंग्वेज सुनना। इस 2 को उठाकर पहले, सॉरी, वेरिएबल x की जगह पर अपर लिमिट पुट कर दो, वेरिएबल x की जगह पर लोअर लिमिट पुट कर दो, बीच में माइनस लगा दो। मैं क्या बोल रहा हूं, वेरिएबल x के प्लेस पर लिमिट, लिमिट तो हमेशा कांस्टेंट होगी, तो ऑटोमेटिकली कोई भी रिजल्ट जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कांस्टेंट में। कांस्टेंट। सिर्फ क्योंकि स्टार्टिंग थी, आपको बुक में हर फार्मूले में सी लिखा दिखाई देता, तो मैंने आपको सी को इंट्रोड्यूस कराया। हमें सी को 100 में से एक भी केस में यूज नहीं करना। हाँ, केमिस्ट्री में सी का बड़ा भारी रोल होगा, वो कैलकुलेट किया जाएगा इनिशियल कंडीशन से, वहां वो मैथ्स केमिस्ट्री के टीचर आपको बताएंगे, और बाय द वे तब तक आपको मैथ्स में भी करवाया जा चुका था। हमें सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल समझना है। इसका अगला वाला देखो, फिर क्वेश्चन बचा तो पूछना। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा x³/3, पावर में 1 ऐड कर दिया और न्यू पावर से डिवाइड कर दिया, मॉडुलस लगाया, -2 और 3 को लिखा, कांस्टेंट 3 को बाहर ले गए, इस x की जगह पहले पुट की अपर लिमिट, माइनस लगाया, अब इस x के प्लेस पर लोअर लिमिट पुट की, -2, 27, -2 का क्यूब होगा -8, और बीच में माइनस होने की वजह से हो जाएगा ये +8। सो आंसर इज 35/। हाँ जी, ये तो मेरा ख्याल अब ज्यादा क्लियर हो गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना था, पावर में 1 ऐड किया, क्यूब x³ डिवाइडेड बाय 3, लिमिट्स दी गई थी उधर -1 से -2 से 3 तक, लिमिट्स को मॉडुलस के साइन के पीछे लिख दिया, 3 को बाहर निकाल दिया, इस x के प्लेस पर अपर लिमिट पुट की, इस x के प्लेस पर लोअर लिमिट पुट की, एक जगह बन गया 3³, एक जगह बन गया -2³, ये रहे, और बीच में माइनस लगा दिया। फिर अपने नॉर्मल मैथ्स की तरफ सॉल्व किया, तो 35/3 हमारा आंसर आ गया, विच इज ए कांस्टेंट। अब क्लियर हो गया कैसे होंगे ये वाले सम। यस सर। यस सर। हमारे पास वेलोसिटी की 3 इक्वेशंस हैं, अल्टीमेटली 4 है। v = u + at, s = ut + ½ at², v² - u² = 2as। इन सभी इक्वेशंस को नेक्स्ट और नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में हम 3 बार डिराइव करेंगे। 9th वाला वे अलजेब्रिक वे, सेकंड कैलकुलस वे, सी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और इनके कुछ और भी बेसिक्स है मैथ्स में। लिमिट्स, लिमिट्स के बाद आता है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, फिर आता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इन सभी चीजों को मिलाकर कहा जाता है कैलकुलस। एनी आइडिया कैलकुलस का इन्वेंटर कौन रहा होगा? हाँ जी, न्यूटन। न्यूटन। ऑब्वियसली कैलकुलस जिन 4 लोगों ने इन्वेंट किया, न्यूटन, लिबनिट्ज, लैपलेस और एक और, उनमें से पहला प्राइमरी नाम न्यूटन का आता है। अब एक बड़ा शॉकिंग सा क्वेश्चन, एक्सट्रीमली शॉकिंग क्वेश्चन। न्यूटन ने, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, आइंस्टीन तो अभी हुआ है, आइंस्टीन को छोड़ दे तो न्यूटन इज द ग्रेटेस्ट। न्यूटन ने फिजिक्स की एक बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या था? ऊंचा बोलो। न्यूटन wrote a book of physics, single one book. What was the name of that book? आइडिया है? कुछ अंदाजा लगाओगे? मैं ही बताऊं? बता दो। बताए ऐसे इसी तरह से मरी हुई आवाज में एक जना बोल दिया करो भाई, जब किसी को नहीं आता होता तो। न्यूटन की फिजिक्स की, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट न्यूटन की फिजिक्स की बुक का नाम था प्रिंसिपिया मैथमेटिका, प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स। क्या कंक्लूजन निकला? इसने मैथ्स की बुक लिखी थी। नहीं, कंक्लूजन निकला कि भाई फिजिक्स इज अप्लाइड मैथ्स। फिजिक्स क्योंकि हम इतना ज्यादा वास्ट हो जाता अगर इसको मैथ्स में ही रखते, इसलिए एक ब्रांच अलग बना दी गई फिजिक्स के नाम से। फिजिक्स इज नथिंग बट अप्लाइड मैथ्स। इसलिए मैं एक बहुत बड़ी खतरनाक बात आपको बताने जा रहा हूँ, मेडिकल वाले बच्चों के लिए नहीं है, इंजीनियरिंग वालों के लिए। जहां पर भी आप मैथ्स की ट्यूशन पढ़ो, चाहे वो टीचर खुद भगवान हो
और वो आपको कहते हैं बेटा एनसीईआरटी एनसीईआरटी, सुबह से माला लेकर 108 बार एनसीईआरटी का मन का जपना। नो, आपने वहां पे आरडी जरूर करनी है, क्योंकि न्यूटन ने कहा कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको मैथ्स के बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिजिक्स समझने में, कंसेप्ट समझने में आपको बड़ी भारी दिक्कतें आगे आने वाली हैं। आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस के सम्स को सॉल्व करने में हाथ कांपेंगे तुम्हारे, इसलिए मैथ्स आरडी करना। नंबर 2, आरडी में अब 2 तरह के सम्स होते हैं, एक वो जो सॉल्व्ड होते हैं, एक वो जो अनसॉल्व्ड होते हैं। आपको कौन से वाले जरूर करने चाहिए? सॉल्ट। हाँ जी, अनसॉल्व्ड वाला। दोनों करने चाहिए। दोनों ही करने चाहिए, पर कौन सी जरूर तुम्हें करने चाहिए? जरूर करने चाहिए अनसॉल्व्ड वाले, क्योंकि भाई जो सॉल्व्ड वाले हैं उसके लिए आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं है। वो तो तुम में से कोई जो इंटेलिजेंट बच्चा अपने स्कूल में पढ़ के वो भी ट्यूशन दे सकता है, अगर खाली सोल्ड ही पढ़ाने हो। अनसॉल्व्ड वाले हमें जरूर करने हैं। और एक शॉकिंग बात, मैं आपको 2 स्टेटमेंट्स दे रहा हूं, अब मेरे बताना, या तुम खुद ही बताओ, इंपॉर्टेंट सम्स कौन से होते हैं? जो वो सम जो पिछले 10 साल में 8 टाइम्स आ चुका है वो इंपॉर्टेंट है, या जो 10 इयर्स में पिछले में एक बार भी नहीं आया, अब उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, वो इंपॉर्टेंट है? जल्दी बताओ भाई। किससे पूछ रहे हो सर? सबसे पूछ रहा हूँ। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। सारे इम्पोर्टेंट। सारे important, मैंने पहले भी बताया, हम सारे इम्पोर्टेंस ही के important लिए है। कॉलेज के लिए पढ़ते हैं। आप कोई उसके मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर ट्यूशंस पर इंपॉर्टेंट सम्स वो होते हैं जो, कंप्लीट करो भाई डैश, जो के आगे का सेंटेंस कंप्लीट करो। मोस्ट ऑफ द ट्यूशन सेंटर्स पर इंपॉर्टेंट सम्स वो होते हैं जो डैश 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 डैश। जो पिछले 5 साल में पेपर में आए होते हैं। नहीं, बड़ा भारी शौक लगेगा आंसर सुन के। ज्यादातर ट्यूशन सेंटर्स पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो होते हैं जो डैश डैश डैश, एक लास्ट चांस सबको दिया जाता है। उनके टाइम पर आए होते हैं। सुन लो भाई, ज्यादातर ट्यूशन सेंटर्स में ज्यादातर ट्यूटर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो होते हैं जो उनको आते होते हैं, और नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होते हैं जो उनको नहीं आते होते हैं। इज इट ओके? तो इसलिए आपने इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट के चक्कर में नहीं पढ़ना। मेडिकल वाले बेशक पढ़ जाना, इंजीनियरिंग वाले अपने जहां भी पढ़ रहे हो टीचर की जान खाना, और एक से एक क्वेश्चन करेंगे मेरे को सर आप पढ़ा दो ना, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दो, वट एवर इट मे बी, मेरे को अनसोल्ड सारे करवा दो। सोल्ड तो मैं भैया दीदी नुक्कड़ में पान वाले किसी से भी जाके कर लूंगा, मैं खुद ही कर लूंगा। मैंने आपको प्रिंसिपिया मैथमेटिका का एग्जाम्पल इसलिए दिया था। और 2 मिनट और है, आपकी नेक्स्ट कोई क्लास स्टार्ट तो नहीं होगी कहीं पे? नो सर। नो सर। नो सर, अभी नहीं है। मॉडुलस का साइन इसलिए लगाया जाता है कि बाई चांस अगर आपका आंसर कभी नेगेटिव भी आ जाए तो आपने उसको प्लस नहीं लिखना है। खासकर फिजिक्स में तो ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि इंटीग्रेशन में जब हम किसी कर्व का इंटीग्रेशन करते हैं उसके फंक्शन का, तो रिजल्ट हमें एरिया बताता है, और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये तो इंटीग्रेशन का पहला और बेसिक फार्मूला था। अगले चैप्टर को करने से पहले हम इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा और भी जानेंगे। आज की